सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल देश में दो बड़े रैलियों का आयोजन हुआ था। एक रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, दूसरा रैली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। जी हाँ, और दोनों ही रैलियों में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों ही रैलियों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक रैली जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भ्रष्टाचारी बचाओ रैली किया गया। तो दूसरा जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ाई को और निर्णायक कैसे बनाया जाए उसके लिए हुआ था। एक तरफ जहां दिल्ली में उस रैली में सारे भ्रष्टाचारी नेता इकट्ठे हुए थे और सभी नेताओं ने एक स्वर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा था उसका विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो मेरठ में रैली हुआ था, जिस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश एनडीए के सभी सहयोगी दल के नेता शामिल थे, उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के उन सभी भ्रष्टाचारियों को सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है, चेतावनी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ की रैली से दिल्ली में इकट्ठे हुए उन भ्रष्टाचारियों को, या कह ले कि भ्रष्टाचारियों के गिरोह को, यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया जा रहा है व्यक्तिगत तौर पे, उस हमलों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई उन्होंने छेड़ा है, वह और मजबूती के साथ आगे लड़ा जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जो भ्रष्टाचारियों का गिरोह, जो भ्रष्टाचारी बचाओ रैली का आयोजन किया था, उस भ्रष्टाचार बचाओ रैली में जितने भी नेताओं ने जो कुछ भी कहा, वह सब के सब किसी मजाक से कम नहीं था। उस मंच पे जितने भी मोदी विरोधी इकट्ठे हुए थे और जितने भी लोगों ने यह कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, दरअसल ये वही लोग थे जो लोग अपने अपने प्रदेशों में एक दूसरे को एक एक सीट देने के लिए भी तरसा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक सीट का भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो लोग कल दिल्ली के रामलीला मैदान के उस मंच से खड़े होकर हाथों में हाथ जोड़कर देश के लोगों को मूर्ख बना रहा था और यह बता रहा था कि हम सभी लोग इकट्ठा हैं। वह रैली इतना घटिया था, उस रैली के माध्यम से किस तरीके का मजाक देश के लोगों के साथ किया जा रहा था, उसको समझने के लिए उस रैली में हुए कुछ घटनाओं को और कुछ नेताओं के बयानों को देखना होगा कि किस तरीके से इनका दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। किस तरीके से ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि भारत के लिए एक निर्णायक चुनाव होने वाला है, ऐसी स्थिति में ये लोग देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, उनके साथ छल करने का प्रयास कर रहा है। उस रैली का जो शुरुआत हुआ, वो शुरुआत ही बड़ा गजब का था। दरअसल 2-3 दिन पहले से ही आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा यह माहौल बनाया जा रहा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक रैली होने वाला है, वह अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाला है। दरअसल जितने भी लोग, जितने भी नेता इंडी अलायंस के सहयोगी है, वह सब के सब अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाएंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जबकि उस रैली का, उस मंच का जो इस्तेमाल हुआ, वह बिल्कुल उससे उलट हुआ। उस मंच पे जितने भी नेता थे, उन सभी नेताओं का अपना डफली और अपना अपना राग था। किसी भी नेताओं का किसी भी दूसरे नेता से ना तो विचार मिल रहे थे और ना ही उनका एजेंडा एक था। सभी नेताओं का, सभी पार्टियों का एजेंडा अलग अलग था और एक दूसरे के खिलाफ था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के खिलाफ था। एक नेता कुछ और बोल रहा था, दूसरा कुछ और बोल रहा था, तीसरा कुछ और बोल रहा था। यानी कि जो कहा जा रहा था कि 27-28 दल के नेता आएंगे, ऐसे तो उतने नेता आए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 पार्टियों के नेता आए, क्योंकि बचे हुए ही इतने हैं। इंडिया अलायंस में
अब बचे हुए दल ही इतने ही है जितने लोग उसमें वहां उस मंच पे उपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात, उस मंच पे जो 3 महिला उपस्थित थी, वो तीनों ही महिला जो मंच से कह रही थी कि हम देश की संविधान बचाएंगे, देश का लोकतंत्र बचाएंगे, दरअसल उन तीनों महिला का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य से इतना ही है कि वह अपने परिवार के लोगों को बचाएं। उनके लिए अभी जो प्राथमिकता है वह परिवार है, क्योंकि उन तीनों ही महिलाओं का जो परिवार है वह बड़े गंभीर संकट में फंसा हुआ है। 2 महिला, जो कि एक कल्पना सोरेन, जिसका पति हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अभी-अभी 1 महीने पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल गए हैं। वहीं दूसरी जो महिला थी सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ इस मंच का उपयोग अपने एजेंडे को चलाने के लिए किया, केजरीवाल के एजेंडे को चलाने के लिए किया। उस सुनीता केजरीवाल जी का पति अरविंद केजरीवाल भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी ईडी के कस्टडी में है और आज ही यह फैसला आ जाएगा कि उनका कस्टडी बढ़ेगा या फिर उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। आज फैसला हो जाएगा। वहीं तीसरी जो महिला है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो त्याग की देवी हैं, वह त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने इस देश के लिए बड़े बड़े त्याग किए हैं, सोनिया गांधी, जो कि सबको पता है कि उन्होंने इस देश के साथ किस तरीके का षड्यंत्र किया है, किस तरीके से इस देश से सनातन धर्म और संस्कृति सभ्यता को मिटाने का एक घिनौना खेल खेला है सोनिया गांधी ने इस देश के साथ। देश में वह इस देश के हर एक राष्ट्रवादी भली भांति जानता है। उस सोनिया गांधी का भी इस समय मेन एजेंडा है, मुख्य जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे को जेल जाने से बचाना और देश का प्रधानमंत्री बनवाना। इससे अधिक उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये सभी लोग अपने अपने उद्देश्य को लेकर कल एक मंच पे इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से देश के लोगों को बरगलाने और मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो इन लोगों का सोच है कि इस देश का लोग मूर्ख है, पहले की तरह ही 18वीं और 19वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, हम जो कहेंगे वह मान लेगा, अब ऐसा नहीं है। ये इन नेताओं को शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इनको शायद लग रहा है कि यह किसी मंच से जो बातें बोल देगी, जो बात जनता को कह देंगी, जनता उसे मान लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब नेताओं का वह विश्वसनीयता खत्म हो चुका है कभी का, जिसको नेताओं को समझना चाहिए। अब वर्तमान में एक आदि नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके बातों का लोग बिना सत्यापन किए ही भरोसा कर ले, सच मान ले। दरअसल उस इंडी अलायंस के उस रैली का जो शुरुआत हुआ वो बहुत ही गजब का था। उस रैली में जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश पहुंचे तो उन्होंने एक तस्वीर को देखकर पूरी तरीके से बिदक गया। दरअसल जो पोडियम था, जिस पोडियम पे खड़े होकर सभी नेताओं ने भाषण दिया, उस पोडियम के ठीक सामने नीचे की तरफ अरविंद केजरीवाल का जेल वाला एक तस्वीर लगा हुआ था। जैसा कि केजरी एंड गैंग के लोगों ने यह बताने का प्रयास भी किया कि यह पूरा आयोजन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि इसका संदेश गलत जाएगा, इसलिए जयराम रमेश ने सबसे पहले उस पोडियम के नीचे से अरविंद केजरीवाल के उस तस्वीर को उठाकर फेंकवाया बाहर कि भाई इस तस्वीर को यहां से हटाओ, यह तस्वीर यहां नहीं रहेगा। जयराम रमेश ने कहा कि यह रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह रैली इंडी अलायंस का एक साझा रैली है, यह रैली देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली है, यह अरविंद केजरीवाल या किसी व्यक्ति विशेष के लिए विरोध का रैली नहीं है। तो सबसे पहले तो जिस तरीके का माहौल केजरी एंड गैंग बना रहा था, उसी माहौल का हवा कांग्रेस पार्टी ने ही निकाल दिया। लेकिन उस रैली में कुछ और भी जो चीजें हुआ वो बहुत ही गजब का था, जिसको इस देश के लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और फिर आकलन करना चाहिए कि ये जो नेता कल जो मंच पे बोल रहे थे, उनके बातों में, उनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। मुझे सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगा
तेजस्वी यादव का बयान। दरअसल तेजस्वी यादव ने उस इंडी अलायंस के मंच से जो बातें कहा वह मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था, क्योंकि वही तेजस्वी यादव है जो कह रहा है कि इस रामलीला मैदान में जिस तरीके का ये भीड़ है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जितनी तेज आंधी के साथ नरेंद्र मोदी आए थे, उतनी ही तेज तूफान के साथ वह चले जाएंगे। जी हाँ, यह तेजस्वी यादव कह रहा है। इन्होंने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, हमने पहला रैली पटना में किया, दूसरा रैली मुंबई में और तीसरा रैली अब दिल्ली में कर रहे हैं, और हमने पूरे देश में देखा है कि इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर का माहौल बन रहा है, देश भर में उनके विरुद्ध माहौल बन रहा है। अब पता नहीं तेजस्वी यादव ये माहौल कहां देख, लेकिन यह वही तेजस्वी यादव है जो बिहार में एक सीट कांग्रेस को नहीं दे पाया, जिसके लिए स्थिति ऐसा हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी का नेता अभी अभी तत्काल बना है, पप्पू यादव, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में फंसा हुआ है। यानी कि जो तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए एक सीट देने को तैयार नहीं है, चाहे वो पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, वह तेजस्वी यादव दिल्ली के मंचों पे जाके कह रहा है कि हम सब एक हैं, हम सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खुलकर कह चुकी हैं कि हम इस इंडी अलायंस के हिस्सा नहीं हैं, जो ममता बनर्जी 42 के 42 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, जो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं दिया पश्चिम बंगाल में, जिस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का नेता अधीर रंजन चौधरी एक सीट के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ाया ममता बनर्जी के सामने जाकर, तो भी ममता ने एक सीट नहीं दिया। वह ममता बनर्जी और उसके सांसद डेरेक ओबेरॉय इस मंच पे खड़े होकर कह रहा था कि हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस पश्चिम बंगाल में एक भी चुनाव बिना हिंसा अराजकता के अब तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी चुनाव ना हुआ जिस चुनाव में हत्या, आगजनी, हिंसा, लूट मार नहीं हुआ हो, वह पार्टी और उसके नेता दिल्ली में खड़े होकर देश के लोगों को कह रहा है कि हम देश में लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। अब यह मजाक नहीं है तो और क्या है। फारूक अब्दुल्ला इस मंच पे खड़े होकर कह रहा था कि हम इस देश में संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। जो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश में आजादी के 60-65 साल बाद तक भी उस प्रदेश में रहने वाले दलितों को, वंचितों को, शोषितों को उनका अधिकार नहीं दिया, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, वहां का उनको रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही वह दलित, वह वंचित वहां पे जमीन खरीद सकता, नहीं वहां पे नौकरी कर सकता, नहीं कारोबार कर सकता, ना ही वो वहां पे वोट दे सकता है। यानी कि आजादी के 60 साल बीत जाने के बावजूद जो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलितों को, वंचितों को वोट से वंचित रखा, वह फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में इस मंच पे खड़े होकर कह रहा है कि हम देश में लोकतंत्र को बचाएंगे, हम देश के संविधान को बचाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर में आजादी के 60 साल के बाद भी पूरी तरीके से भारत का संविधान लागू नहीं होता था, वह लोग संविधान बचाने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। और सबसे बड़ा कॉमेडी तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। आप भगवंत मान के पूरे भाषण को देखिए, उसका पूरा भाषण ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके का वो पहले कॉमेडी सर्कसों में किया करता था या शो में किया करता था। कपिल शर्मा के शो में जिस तरीके का कॉमेडी भगवंत मान करता था, ठीक उसी प्रकार का कॉमेडी कल वह दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के मंच से किया। उसके पूरे भाषण को कॉमेडी से ज्यादा आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसके पूरे भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको इस देश का जनता सीरियस ले, जिससे इस देश का जनता का कुछ लेना देना हो। यानी एक से एक नेता जिनके हकीकत को, जिनके रग रग को यह देश जानता है, इस देश का आम नागरिक जानता है, वह सब नेता उस मंच पे खड़े होकर कह रहा था कि हम संविधान बचाने के लिए आए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं, जिनका लोकतंत्र और संविधान से कोई लेना देना नहीं था। अब कोई यह बताए ना भला मुझे कि क्या महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला संविधान बचाएंगे भारत को, जिन्होंने कभी भी अपने राज्य में भारत के संविधान को लागू ही नहीं होने दिया।
जो खुलकर कहती थी कि हमें भारत का संविधान से कोई लेना देना नहीं है, हमें भारत का झंडा से कोई लेना देना नहीं है, हमारा अलग संविधान और अलग झंडा है, वह अगर कहेगा कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, तो भला इससे बड़ा मजाक देश के लोगों के साथ और क्या हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव, जो तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं दे पा रहा है बिहार में, वो खड़े होकर कहेगा कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मजबूत हैं। जो वामपंथी सीताराम येचुरी हो या डी राजा हो, जो पश्चिम बंगाल में यह कहता हो कि हम ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, वह दिल्ली में इकट्ठे मंच पे खड़े होकर हाथ से हाथ जोड़कर कह रहा है कि हम सब इकट्ठे हैं। जो वामपंथी वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है, और वो भी कोई मामूली प्रत्याशी नहीं, सीपीआई का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डी राजा, उन्होंने अपने पत्नी एनी राजा को उतारा है। यानी कि समझ जाइए कि इस बार लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी के सामने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी वामपंथियों ने उतारा है। एक तरीके से वामपंथियों का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, और वह वामपंथी दिल्ली में आकर लोगों को कह रहा है कि हम सब इकट्ठे, हम सब एक साथ हैं, साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अरे मिलकर लड़ कहाँ रहे हो? पंजाब में इंडिया अलायंस का गठन समझौता हुआ नहीं है, पश्चिम बंगाल में समझौता हुआ नहीं, केरल में समझौता हुआ नहीं, बिहार में समझौता हो नहीं रहा है। जहां समझौता हुआ भी वहां भी लड़ाई हो रहा है आपस में। तो फिर ये इंडिया अलायंस का समझौता हुआ कहाँ है भाई? कहाँ पे इंडिया अलायंस है? किसके खिलाफ? हर एक राज्य में तो तुम आपस में ही लड़ रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, और दिल्ली में जाकर कह रहे हो कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मजबूत हैं। क्या इस तरीके का नाटक अब इस देश में चलेगा? नहीं चलेगा। अब यह वह दौर नहीं है जिस दौर में डबल कैरेक्टर रखकर नेताजी लोगों को मूर्ख बनाते थे कि दिल्ली में आकर वही फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय कहता था, और जम्मू कश्मीर में जाकर वह भारत मुर्दाबाद के नारे लगवाता था, फिर भी सत्ता में बना रहा। अब वह दौर नहीं है इस समय कि उस तरीके का कोई डबल कैरेक्टर रखकर राजनीति कर सके और लोगों को बरगला सके। इसलिए कल जो रैली हुआ गांधी मैदान, रामलीला मैदान में, वह रैली पूरी तरीके से एक फ्लॉप और देश को मूर्ख बनाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। देश के लोगों के साथ छल करना, कपट करना और देश के लोगों को मूर्ख बनाना, यही उद्देश्य इस रैली का था। इससे ज्यादा और कोई उद्देश्य इस रैली का नहीं था। 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। देश के लोगों को बहुत संभल के रहना होगा इस बार। इस तरीके के देशद्रोही और भारत विरोधियों के एजेंडे में ना फंसे और अपने समझबूझ से देश हित में फैसला ले। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।